नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही देश के कई राज्य अनलॉक के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर और खौफनाक यादों से लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी लहर के रूप में कोरोना वायरस कब फिर से हमला कर दे, इसका सही अनुमान लगाने की स्थिति में कोई नहीं है। कोरोना के बचाव के लिए दुनिया में कई टीके मौजूद हैं, लेकिन वायरस लगातार म्यूटेट यानी अपना स्वरूप और हमले का तरीका बदल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वैज्ञानिक क्या किसी ऐसी वैक्सीन पर भी रिसर्च कर रहे हैं जो फ्लू के सभी तरह के वायरस के खिलाफ कवच का काम कर सके? क्या किसी ऐसी वैक्सीन या तकनीक पर वैज्ञानिक माथापच्ची कर रहे हैं जो समय समय पर लगने वाली वैक्सीन की लंबी लिस्ट से लोगों को मुक्ति दिला दे? मतलब वैक्सीन का एक ही डोज शरीर में ताउम्र अलग अलग वायरस और बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित हो। तीसरी दुनिया के देशों में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या एक ऐसा ग्लोबल मेडिकल ऑर्डर नहीं बन सकता जिसमें गरीबों को सस्ता वैक्सीन और इलाज मिल सके, जहां फार्मा कंपनियों का मकसद मुनाफा कमाना कम और मानवता की सेवा ज्यादा हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले वर्षों में दुनिया में इलाज का तौर तरीका कितना बदलने वाला है। मेडिकल क्षेत्र में कौन कौन से नए रिसर्च, प्रयोग और आंदोलन चल रहे हैं। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को कोरोना की दूसरी लहर से क्या सबक लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हजारों लाखों साल से इंसानों को परेशान करता रहा है, लोगों की मौत का वजह बनता रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने समय समय पर फ्लू के लिए वैक्सीन बनाई, वायरस के म्यूटेशन के हिसाब से टीका में बदलाव भी किया। कोरोना आया तो उसकी वैक्सीन भी दुनिया की कई नामी कंपनियों ने तैयार कर दी, लेकिन वायरस जिस रफ्तार से लगातार तेजी से रूप बदल रहा है, वैसे में एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत महसूस की जा रही है जो फ्लू के हर वायरस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का काम कर सके। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर प्रोटीन डिजाइन के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन तैयार की है, जिसके क्लिनिकल टेस्ट चूहों पर सफल रहे हैं। दुनिया भर की दर्जनों कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं जो लोगों को बार बार के वैक्सीन से छुटकारा दिला सके। कोरोना से त्राहिमाम कर रहे दुनिया भर के लोगों को इस महामारी से बचाव का एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है वैक्सीन का। जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनके मन में सवाल उठ रहा है कि मौजूदा वैक्सीन कब तक तेजी से बदल रहे वायरस के खिलाफ कवच का काम करेगी। सवाल भी लाजमी है क्योंकि बच्चे की पैदाइश के साथ उसे अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक ऐसी वैक्सीन विकसित करने की सुपरसोनिक कोशिशें जारी हैं जो कम से कम फ्लू के हर तरह के वायरस से ताउम्र लड़ने में कारगर साबित हो, चाहे वायरस में कितना भी म्यूटेशन क्यों न हो। ये हो सकता है कि फ्यूचर में mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बना के कई बीमारियों का वैक्सीन एक ही तरह से दी जा सके, एक ही तरह से बनाई जा सके। सो mRNA टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जिससे कई बीमारियों का इलाज mRNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की मदद से विकसित की जा रही सुपर वैक्सीन में नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्पाइक प्रोटीन पर सीधे हमला करेगी, जिसके सहारे वायरस इंसानी कोशिकाओं में अंदर जाता है और इंसान के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। रिसर्च में यह भी साफ हो चुका है
कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न आने वाले वर्षों में स्पाइक प्रोटीन में कोई खास बदलाव होने वाला है। फ्लू से बचाने वाली ज्यादातर वैक्सीन फ्लू के 4 अलग अलग स्ट्रेन को मिलाकर बनी है, जो वायरस के म्यूटेट होते ही कम असरदार साबित होने लगती है। यूनिवर्सल वैक्सीन सीधे फ्लू वायरस की जड़ पर हमला करेगी, क्योंकि ये शरीर में दाखिल होकर डीएनए बनाएगी और डीएनए वायरस का टुकड़ा। इससे मिली शक्ति इंसान को वायरस से बचाएगी। 4 क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। 4 वैक्सीन में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, पैरा इन्फ्लुएंजा, इनके 2 स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए के हैं, एक इन्फ्लुएंजा बी का है, एक पैरा इन्फ्लुएंजा का है। उसके साथ कोविड जोड़ा जा सकता है और जोड़ के आप बना सकते हो एक पेंटावेलेंट वैक्सीन बना सकते हो जो ज्यादातर फ्लू में काम करेगी। कोरोना फैमिली के हर वायरस से बचाने वाली इस वैक्सीन की कीमत भी करीब 75 रुपए के आसपास हो सकती है, यानी दाम में कम और फ्लू के खिलाफ काम ब्रह्मास्त्र का। दूसरी ओर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे जोसेफ हर्नांडेज ने फ्लू की यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी सुपर वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में मौजूद सभी तरह की वैक्सीन की स्टडी कर रहे हैं। ये नई वैक्सीन लंबे समय के लिए इम्यूनिटी देगी या नहीं देगी, या अभी तक के जितने वेरिएंट्स हैं सिर्फ उनके लिए काम करेगी, आगे चल के नया वेरिएंट आया कोई इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का, उस पर काम करेगी नहीं करेगी, ये सब अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू आगे हमें पता चलेगा, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। सो अभी हमें पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, इस पे काम स्टार्ट हुआ है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका का ओपन सोर्स फार्मा फाउंडेशन एक ऐसी वैक्सीन विकसित करने का सपना देख रहा है जो एक ही डोज में न सिर्फ कोरोना फैमिली के सभी वायरस बल्कि दूसरी बड़ी बीमारियों के खिलाफ भी कवच का काम कर सके। मतलब वैक्सीन की लंबी चौड़ी लिस्ट से हमेशा के लिए छुटकारा। हालांकि दुनिया भर के डॉक्टर इस तरह की किसी भी वैक्सीन को नामुमकिन बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जय कुमार मेनन का ओपन सोर्स फार्मा फाउंडेशन न सिर्फ ऐसे टीके को विकसित करने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहा है, बल्कि इसे इतना सस्ता बनाना चाहता है कि दुनिया के गरीब से गरीब आदमी को भी आसानी से मिल सके। दुनिया की नामी कंपनियों ने भले ही कोरोना वैक्सीन साल भर के भीतर तैयार कर दी, लेकिन एक नई वैक्सीन को तैयार करने में करीब 10 से 15 साल का वक्त लगता है। किसी भी वैक्सीन को तैयार करने से लेकर आम लोगों तक पहुंचने के बीच एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक कभी भी नई वैक्सीन या दवा को विकसित करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। ऐसे में दवा कंपनियां मुनाफे के लिए अपने फॉर्मूले को पेटेंट करवाती हैं। हालांकि ओपन सोर्स फार्मा जैसे प्लेटफॉर्म दवा बनाने से लेकर रिसर्च के नए और सस्ते तरीकों की खोज में जुटे हैं। इसमें रिसर्चर्स, मरीज, दवा कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, यूनिवर्सिटीज के साथ एक ऐसी जुगलबंदी बैठाई जा रही है जिसमें सभी मिलकर नई दवा विकसित कर सके, जो कमाई के लिए नहीं, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए हो। ओपन सोर्स फार्मा के संस्थापक जय कुमार मेनन जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दवाइयों की कीमत कई गुना कम हो सकती है। लेकिन कोरोना के बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों में लोगों की सेहत और स्वास्थ्य सेवाएं टॉप प्रायोरिटी हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नया ग्लोबल मेडिकल ऑर्डर क्या होगा? इलाज का तौर तरीका किस हद तक बदलने वाला है? वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर फिजिकल जांच किए बिना ही किसी भी मरीज की बीमारी की तह तक पहुंच जाएंगे।
उसके दिमाग के हर केमिकल लोचा को देख लेंगे। इसमें डॉक्टरों की मदद करेगा एपोलर, एक खास तरह के लेंस वाला यंत्र पहनकर डॉक्टर मरीज के दिमाग को आसानी से पढ़ सकेंगे। उस बीमारी की सटीक जानकारी हासिल कर लेंगे जो मरीज की परेशानी की वजह होगी। मशीन में एक बार डेटा फिट होने के बाद डॉक्टर कभी भी मरीज की मदद करने की स्थिति में होंगे। उन खतरों से भी पहले ही मरीजों को खबरदार कर देंगे जो भविष्य में हो सकते हैं। फिलहाल इस तकनीक का परीक्षण चल रहा है। रिमोट सेंसिंग से आप ये भी कर सकते हो कि कहाँ पर डिजीज का हॉटस्पॉट्स है, वो डाटा अगर आप फीड करो तो उससे भी हॉटस्पॉट्स का पता चलता है। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अभी उस टूल से डिजीज का बताया जा सकता है कहाँ कहाँ पर है, और ये बताया जा सकता है कब आएगा, और ये भी बताया जा सकता है कि वो कैसे फैल रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया में सबको चेहरे पर मास्क लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक हाई टेक मास्क तैयार किया है जिसे लगाने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। प्लास्टिक से बने इस ट्रांसपेरेंट मास्क के किनारों पर ताकतवर फिल्टर के साथ छोटे पंखे लगे हैं जो ताजी हवा को भीतर पहुंचाते हैं। ये हाईटेक मास्क लोगों को घुटन से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आने वाले वर्षों में सर्जरी की तस्वीर भी पूरी तरह बदलने वाली है। डॉक्टर उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें मरीज से दूर रहते हुए रोबो की मदद से मुश्किल सर्जरी की जा सके। इसके लिए अंगूर को ऑब्जेक्ट मानकर सर्जरी की प्रैक्टिस की जा रही है। इसे दाविंची सर्जिकल सिस्टम सर्जरी का नाम दिया जा रहा है। जीन थेरेपी की ओर भी दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। हाल ही में लंदन में 5 महीने के मासूम आर्थर मॉर्गन को दुनिया की सबसे महंगी दवा दी गई। एक खुराक की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए। मासूम मॉर्गन स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से पीड़ित था जिससे उसकी मांसपेशियां तेजी से खत्म हो रही थी। ऐसे में उसे जीन थेरेपी पर आधारित दवा जोल्जेंस्मा दी गई। वैज्ञानिक इस नतीजे पर बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं कि इंसान के शरीर की हर बीमारी जीन से म्यूटेट होती है जो उसे परिवार के किसी सदस्य के डीएनए से मिलती है। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर और खून से जुड़ी दूसरी बीमारियां होती हैं। जीन थेरेपी के जरिए उन म्यूटेशन को खत्म किया जाता है जो बीमारी की वजह होते हैं। वहीं हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार दिल की बेकार हो चुकी कोशिकाओं में प्राण फूंकने के लिए रिसर्च चल रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के वैज्ञानिक खास तरह की आंखों की तकनीक पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 3D प्रिंट वाली बायोनिक आंखों से उन लोगों की जिंदगी में रोशनी आ जाएगी जिन्होंने अब तक इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देखा है। मतलब आने वाले वर्षों में दुनिया भर में इलाज के तौर तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव दिख सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के डॉक्टर तो दुनिया की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने के लिए दिन रात नए नए प्रयोग कर ही रहे हैं। चीन भी इस दिशा में लंबी छलांग मारने की तैयारी में है। अब ये भी समझना जरूरी है कि कोरोना काल में भारत ने क्या सीखा। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि हमारे हुक्मरानों ने समय समय पर गलतियों से सीख ली है और कुछ वर्षों में ही उसे सुधार लिया। मसलन 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर मुल्क की सरहदों की सुरक्षा आ गई। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। सेना का आधुनिकीकरण तेज हुआ। नतीजा ये रहा कि 9 साल के बाद यानी 1971 में भारतीय फौज ने न सिर्फ पाकिस्तान को बुरी तरह हराया बल्कि उसके 2 टुकड़े कर नया मुल्क बांग्लादेश को जन्म दिया। सरहद की सुरक्षा को लेकर तो हम सचेत हो गए, लेकिन लोगों की सेहत की सुरक्षा की ओर
कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ये मुद्दा हमारे हुक्मरानों की प्राथमिकता सूची में नीचे रहा, लेकिन कोरोना के कहर ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही देश में अस्पतालों के नेटवर्क यानी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की गई। इसके लिए जरूरत पड़ती है धन की। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपना स्वास्थ्य बजट भी बढ़ा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में स्वास्थ्य पर 2,23,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। अब ये भी समझ लीजिए कि ये रकम कहां और कैसे खर्च होनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 73,932 करोड़, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी पेयजल और स्वच्छता के लिए 60,030 करोड़, वाटर एंड सैनिटेशन और हेल्थ को वित्त आयोग का अनुदान 49,214 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय को 2,970 करोड़ रुपए मिले। अगर सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले बजट पर गौर करें तो 2,23,000 करोड़ के स्वास्थ्य बजट में पीने का पानी, स्वच्छता और टीकाकरण को भी जोड़ दिया गया है। ऐसे में लोगों के बेहतर इलाज, नए अस्पताल खोलने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा गुंजाइश बजट में नहीं दिख रही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ी कमी है कि आपका सोच का, आपका तैयारी का, और हम लोग अपने देश में स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और हर समय एक ब्लेम गेम चलता है। स्टेट्स सेंटर को ब्लेम करते हैं, सेंटर स्टेट्स को ब्लेम करते हैं। कोरोना वायरस ने भले ही हुक्मरानों को देश के स्वास्थ्य ढांचे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन आंकड़े इस मुद्दे पर उनकी बेरुखी की कहानी बयां कर रहे हैं। 2004-05 में जहां हेल्थ पर खर्च जीडीपी का 0.80% था, जो 5 साल बाद यानी 2009-2010 में बढ़कर 1.10% पर पहुंचा। 2014-15 में ये आंकड़ा 1.20% तक पहुंचा। 2020-21 में जीडीपी का 1.80% खर्च हुआ। वहीं हेल्थ केयर पर अमेरिका अपनी कमाई का 14.8%, चीन 17.7% और ब्रिटेन 10.6% खर्च करता है। लेकिन भारत में स्वास्थ्य पर जीडीपी का करीब 2% ही खर्च होता है। हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल से जुड़ी जो विशेष सेवाएं हैं, उनका विस्तार करते रहना उतना ही आवश्यक है। इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस अप्रोच के साथ काम किया गया है। बीते 7 साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। हिंदुस्तान में लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए 3 टियर सिस्टम है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल। उसके बाद बड़े मेडिकल कॉलेज और रेफरल हॉस्पिटल का नंबर आता है। लेकिन कोरोना काल में गांव में बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी कितने कारगर साबित हुए, ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। देश के ज्यादातर पीएचसी की हालत
किसी से छिपी नहीं है। कहीं बिल्डिंग खड़ी है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो इलाज के लिए जरूरी साजो सामान का टोटा है। ऐसे में छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के मकसद से बनाए गए पीएचसी लोगों की जिंदगी बचाने में बहुत अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे। पूरी दुनिया में जिस कंट्री ने बेटर चिकित्सा सुविधा पब्लिक हेल्थ में दी है वह जो है उतना ज़्यादा ही उनका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, उनके लोगों का हेल्थ अच्छा है। इसलिए जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जो है हम ये कर पाएंगे। और पूरी एक तरीके से देखा जाए अगर फंडामेंटल राइट है तो क्यों नहीं हम सबके लिए फ्री कर सकते हैं, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की राह में एक बड़ी चुनौती डॉक्टरों की कमी भी है। 15 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना कि देश में 12,55,786 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 80% यानी करीब 10,05,000 डॉक्टर लोगों के इलाज में जुटे हुए हैं। स्पेशलिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें तो ये अनुपात 3,629 लोगों पर एक डॉक्टर का है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से तय मानकों से कम है। नर्सों की भी भारत में भारी कमी है। 670 लोगों पर देश में एक नर्स मौजूद है, जबकि WHO का तय मानक 300 आबादी पर एक नर्स का है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के अस्पतालों में करीब 19 लाख बेड हैं, जिनमें से 60% से अधिक बेड प्राइवेट अस्पतालों में हैं। मतलब 1000 की आबादी पर 1.3 बेड ही उपलब्ध हैं। वहीं चीन में 1000 आबादी पर 4, श्रीलंका, ब्रिटेन और अमेरिका में 3 बेड हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अस्पतालों में बेड की संख्या डबल करने की जरूरत भी साफ साफ महसूस की जा रही है। कोरोना काल में जिला स्तर पर मेडिकल सेवाओं को बड़े पैमाने पर दुरुस्त करने की जरूरत महसूस हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए अफरा तफरी मची, ऐसे में आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज शुरू करने की बात जोर शोर से उठी। दरअसल पिछले 5 दशकों से ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज शुरू करने का प्रस्ताव फाइलों में बंद है। आजादी के बाद ही मुदलियार समिति ने अलग हेल्थ कार्डर बनाने का मशवरा दिया था। 1973 में करतार सिंह कमेटी ने इसे विस्तार दिया। समय समय पर कई कमेटियों ने देश की स्वास्थ्य सेवाएं और संसाधनों के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर बनाने की सिफारिश की। अब सवाल उठता है कि भविष्य में महामारियों से लड़ने के लिए सरकार किस रास्ते आगे बढ़ेगी? क्या मेडिकल सेवाओं और उससे जुड़े प्रबंधन को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश करेगी? मौजूदा व्यवस्था में डॉक्टरों की जिस तरह से नियुक्ति होती है, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह की जिम्मेदारियां तय हैं, उसमें मरीजों के इलाज में तो डॉक्टरों को महारत हासिल हो जाती है, लेकिन उनके भीतर प्रशासनिक क्षमता की कमी महसूस की जाती रही है। महामारी ने एहसास करा दिया कि आपदा काल में डॉक्टरों में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के साथ साथ बेहतर मैनेजरियल स्किल की भी जरूरत है। ऐसे में मेडिकल ऑफिसरों के लिए अलग कार्डर बनाकर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ का एक अलग से कैडर होना चाहिए, जिसमें जो है और हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर के लेवल पे, क्योंकि ज़्यादातर समस्या जो है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए कैडर है, यह एक कैडर और काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और ये डिमांड जो है कि एक अलग से कैडर इनका बनाया जाए, ये बहुत दिनों से सरकार के सामने है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मेडिकल अफसरों के लिए अलग कार्डर बनने से उन्हें आईएएस ऑफिसरों के वर्चस्व वाली व्यवस्था से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।
साथ ही लोगों की सेहत से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए मेडिकल क्षेत्र के ही ट्रेन प्रशासक मिल जाएंगे। मेडिकल काडर के अफसरों की जिले में कुछ वर्षों की तैनाती के बाद उन्हें बीमारियों और महामारियों की रोकथाम के लिए बने प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है। मेडिकल रिसर्च से जुड़े संस्थानों में इनकी तैनाती की जा सकती है। भविष्य में इन्हें हेल्थ सेक्रेटरी जैसे पदों पर भी बैठाया जा सकता है। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सहूलियत होने की भी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए एक ऐसे मॉडल पर आगे बढ़ना होगा जिसमें डॉक्टरी जानकारी के साथ प्रबंधन क्षमता का बेहतर संतुलन हो। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान की आर्टिकल 21 के जरिए लोगों को दिया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। ऐसे में हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार को कई कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। कोरोना से निपटने के बाद हमारे माननीयों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि स्वास्थ्य को संविधान की राज्य सूची में रहने देना ठीक है या कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करने की जरूरत है। महामारी से मुकाबले के लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून से ही काम चल जाएगा या एक नए कानून की जरूरत है। देश में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने से लेकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई को कम खर्चीला बनाने का रास्ता भी निकालना होगा, जिससे से ज्यादा होनहार बच्चे डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सके। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव समय की मांग है। इस बदलाव के लिए स्पष्ट नीति, ढेर सारा धन, लंबा समय, धैर्य और दूरदर्शी सोच की जरूरत होगी। लेकिन क्या देश के लोगों की सेहत के लिए हमारे हुक्मरान इसके लिए आसानी से तैयार होंगे? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।